हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के अंतर्गत स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन में विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों का अध्ययन किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की आणविक संरचना, विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण अथवा उत्सर्जन की सहायता से ज्ञात की जाती है। विद्युत स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। यह स्पेक्ट्रमी विज्ञान क्या है, यह स्पेक्ट्रम विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्पेक्ट्रम क्या है। जब सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश की किरण को जब किसी प्रिज्म अथवा ग्रेटिंग में से होकर पर्दे पर पड़ने दिया जाए तो यह विभिन्न प्रकार की रंगीन पट्टियों में विक्षेपित हो जाता है और सफ़ेद प्रकाश के विभिन्न रंगों में तरंगदैर्ध्य के अवयवों को बंटने को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और रंगीन अवयवों का परिसर लाल से बैंगनी रंग का हो जाता है। सूक्ष्म में इसे बेनी आह पीनाला यानी विबग्योर कहते हैं। रंगों की इस बनावट को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अधिक सही रूप से इसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम का बहुवचन स्पेक्ट्रा कहलाता है। अतः स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना, उसका विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या करके उसकी संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही स्पेक्ट्रमी विज्ञान या स्पेक्ट्रमिकी कहलाता है। और वास्तव में दृश्य प्रकाश, ये जो एग्जाम्पल है वही जिसे हम आकाश में इंद्रधनुष को देखते हैं तो उसमें उसी के समान है कि उसमें भी 7 रंग की पट्टिकाएं हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर वास्तव में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त भी प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अनेक रूप जैसे एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, अंतरिक्ष किरणें, रेडियो किरणें इत्यादि। अतः द्रव्य द्वारा सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन व अवशोषण के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रमिकी कहते हैं या स्पेक्ट्रम विज्ञान कहते हैं। अब है विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है सफ़ेद या दृश्य प्रकाश एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनके बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने 1864 में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट में से विकिरण ऊर्जा निकलती है जो कि तरंगों के रूप में होती है और स्पेस में प्रकाश की गति के समान और वेग से चलती हैं। मैक्सवेल ने इन किरणों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय तरंगें अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण नाम दिया। और इन किरणों के नाम में विद्युत चुंबकीय शब्द इसलिए जुड़ा क्योंकि इधर उधर दोलन की भांति गति करते हुए
आवेशित कण अथवा चुंबक से भी इसी प्रकार के विकिरण प्राप्त किए जा सकते हैं। और एक विद्युत चुंबकीय तरंग में ये जो होगी उसमें एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हुए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, और ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत होते हैं। जैसे हम ये कहें कि प्रकाश की गति की दिशा इस डायरेक्शन में है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए जेड एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र है और वाई एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे और साथ साथ ये दोनों तरंग की दिशा के अभिलंबवत भी होंगे। अगर मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा x है और विद्युत क्षेत्र z है, तो विद्युत क्षेत्र जो है, अगर कोई प्रकाश संचरण की दिशा x है और अक्ष के समानांतर हो, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, इसमें हम देख रहे हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वाई एक्सिस पर है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होगा एक्स वाई तल में होगा, और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो चूँकि विद्युत क्षेत्र जो है जेड एक्सिस में है, तो यहाँ पर जो तरंग संचरण की दिशा होगी, जो चुंबकीय विद्युत तरंग है वो विद्युत क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वो जेड एक्स क्षेत्र में होगा, और चुंबकीय तरंग वाला जो क्षेत्र होगा वो एक्स वाई तलों में गति करेगी। तो ऐसे और ये चूँकि दोनों ही क्षेत्रों में गति कर रही है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस वजह से इसको हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहेंगे। और यहाँ पर भी हमने देखा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अभिलंबवत और तरंग संचरण की दिशा के भी अभिलंबवत है। और ये तरंग है, तो तरंग ये देखिए ये एक्स और वाई प्लेन में है ये वाली, और जबकि ये वाली जो है ये जेड और एक्स तल में है। तो जेड और एक्स तल में विद्युत क्षेत्र और एक्स वाई तल में चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश की गति की दिशा में ये संचरित होगी। फिर और इन तरंगों की जो ऊर्जा होती है वो भी E = h न्यू होती है। यहाँ h जो है प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू बराबर c/λ होता है। तो यहाँ पर h/c/λ हम लिख सकते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं उनकी ऊर्जा E = h न्यू = h/c/λ के बराबर होती है। यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो ऊर्जा का मान कम होगा, और और चूँकि ये तरंगे c जो है प्रकाश के वेग के समान वेग से गति करती है, तो इसका वेग c है, और यहाँ न्यू जो है आवृत्ति है। तो आवृत्ति अगर ज़्यादा होगी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, और आवृत्ति कम होगी तो इनकी ऊर्जा भी कम होगी। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में विकिरणों की तरंगदैर्ध्य आवृत्ति और ऊर्जा के आधार पर, यानी हमने देखा विद्युत चुंबकीय तरंग में आवृत्ति है, ऊर्जा है और तरंगदैर्ध्य है। ये प्रकाश का वेग है, और यहाँ पर h जो है प्लांक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण में विकिरणों की तरंगदैर्ध्य आवृत्ति और ऊर्जा के आधार पर विकिरणों को जो है वो क्लासिफाई किया गया है, और इस प्रकार से जो है एक क्रमबद्ध व्यवस्था
विन्यास को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या संपूर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो है एक कंप्लीट विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है उसको बताती है। ये जो सारणी है, तो यहाँ पर इनमें उनकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर इनको अलग अलग विकिरणों को अलग अलग नाम दिया गया है। और यहाँ पर इनकी हमने बताया कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है उनका क्रमबद्ध विन्यास जो है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो ये जो स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्र हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले है विकिरण का नाम, फिर तरंगदैर्घ्य परास, फिर है ऊर्जा परास। तो हमने कहा कि इनका क्वालिफिकेशन उनकी तरंगदैर्घ्य के आवृत्ति और ऊर्जा के आधार पर किया गया है, और इनका ओरिजिन कहाँ से है और इनका उपयोग का क्या क्या है। अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो इनका उपयोग क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले है कॉस्मिक किरणें। इन कॉस्मिक किरणों में तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻², चक्रण परास इज लेस देन ग्रेटर देन 10⁻20 और ऊर्जा परास 10⁻7 है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनमें हम जब ऊपर से 1 to 9 की तरफ आते हैं तो आप ये देखिए तरंगदैर्घ्य यहाँ 10⁻⁻² 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 to 10, 1 to 10⁻3, 10⁻2 to 4 into 10⁻3। मतलब अंतरिक्ष किरणों के लिए गामा किरणें, एक्स किरणें हैं, फिर परावैंगनी है, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे और ऐसी पावर लाइन तरंगे जो हैं ये इस तरह के जो है इनको विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। और इनकी जो तरंगदैर्घ्य है हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है, जबकि आवृत्ति जो है 10⁻30 है, और यहाँ पर जो है लेस देन मतलब 10⁻5 तक हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है इस डायरेक्शन में हम विभिन्न क्षेत्रों से को हम देखें तो ऊपर से नीचे तक यानी 1 to 9 की तरफ हम आए तो आवृत्ति में कमी आती है, और साथ ही ऊर्जा परास जो है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी जो है ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। तो यानी कि ये जो किरणें हैं इनकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और आवृत्ति जो है सबसे अधिक होगी और ऊर्जा भी सबसे अधिक होगी। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएं तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा, आवृत्ति का मान कम होगा और ऊर्जा भी कम होगी। तो जैसे इन एक्स किरणें जो हैं इनकी उत्पत्ति नाभिकीय ऊर्जा संक्रमण से होती है और इनको कैंसर रोग के उपचार हेतु काम में लिया जाता है। फिर है एक्स किरणें जिसकी की ऊर्जा वेवलेंथ जो है एक्स किरणों से ज़्यादा है लेकिन ऊर्जा और आवृत्ति कम है। तो आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से इस तरह की किरणें प्राप्त होती हैं और क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन और त्वचा रोगों के उपचार में इन किरणों का उपयोग किया जाता है। फिर यूवी रेज जो है इसकी वेवलेंथ इस रेंज में होगी, इसकी आवृत्ति इस रेंज में होगी और ऊर्जा जो है इस रेंज में होगी। ये जो है
बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आणविक संरचना के अध्ययन में इनको काम में लिया जाता है। और इसी तरीके से दृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ रेंज है वो ये है फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ इसके बराबर है और ऊर्जा इसके बराबर है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से ही ये भी प्राप्त होती है। और वर्णमिति और मनुष्य की दृष्टि में ये फायदेमंद है, मतलब के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर अवरक्त किरणें जो हैं उनकी वेवलेंथ ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इसके द्वारा बता सकते हैं। कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा संक्रमण से होता है। तो इनका ओरिजिन और भौतिक चिकित्सा एवं आणविक संरचना के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म तरंगे हैं जिनकी वेवलेंथ इस रेंज में एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अभिविन्यास में संक्रमण यानी रेडार कम दूरी के संचार साधनों में इसके में ये 3 तरंगों को का यूज किया होता है। और रेडियो तरंगे इसकी वेवलेंथ इस रेंज में, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इन रेंज में, नाभिकीय चक्रण अभिविन्यास में संक्रमण और टेलीविज़न लंबी दूरी के संचार माध्यम, फिर ऐसी पावर लाइन की तरंगे इनकी वेवलेंथ ये और फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होगी। और तो इस प्रकार से ये जो तरंगे हैं ये ऐसी पावर लाइन है कि ये जो हाई पावर लाइन वोल्टेज से जो रेडिएशंस हैं ये सब ऐसी पावर लाइन है, इनके में ये काम में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इनकी ऊर्जा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर इनको जो है कई एरियाज़ में कई क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। और इसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है टोटल जो है ये जो पूरा रेंज है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है जो हमें प्राप्त हुए, इनको हम जो है कौन कौन सी शब्दावलियाँ जो हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त की जाती हैं इनको समझने के लिए। तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और एनर्जी इनकी यूनिट्स वगैरह जो हैं क्या होंगी, इनको भी इनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो जैसे तरंगदैर्घ्य, ये वर्ड आपने पहले काफ़ी सुना हुआ है। तो तरंगदैर्घ्य क्या है? एक पूर्ण चक्र या दोलन में तरंग जो दूरी तय करती है उसे हम तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। इसके बाद इसको हम इन यूनिट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एमस्ट्रॉन्ग, 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये आप पहले भी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻4 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिली माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो 1 मिली माइक्रोन इक्वल टू 1 नैनोमीटर। इसी तरीके से दूसरा हमने टर्म यूज किया फ्रीक्वेंसी। किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंगदैर्घ्यों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो मिली माइक्रोन और 1 नैनोमीटर काम में लिया है। ये दोनों ही जो वर्ड है जो है दृश्य और परावैंगनी स्पेक्ट्रमों में प्रयुक्त होते हैं। ये वेवलेंथ दृश्य और परावैंगनी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें प्रयुक्त होते हैं। अब है फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंगदैर्घ्यों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो साइकिल्स पर सेकंड CPS से हम या हर्ट्ज से बताते हैं। 1 CPS इक्वल टू 1 हर्ट्ज,
1 kHz इक्वल टू 10⁻1000 हर्ट्ज, और 1 MHz इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज है। और न्यू जो है उसे ऊर्जा का मापक भी माना जाता है, क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू होता है। इसी तरीके से वेलोसिटी, एक मात्रक समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम तरंग का वेग कहेंगे। तो C इक्वल टू न्यू लेमडा, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड में पर सेकंड में हम व्यक्त करते हैं। अब है वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर में तरंगदैर्ध्यों की संख्या को 1 सेंटीमीटर में तरंगदैर्ध्यों की संख्या को वेव नंबर, तरंग संख्या कहते हैं। तो इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बराबर 1/λ इक्वल टू न्यू अपॉन सी इक्वल टू पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर -1 और मीटर -1। तो यहाँ पर न्यू जो है, न्यू बार जो है, यानी तरंग संख्या जो है, ये भी जो है इसके मात्रक पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर -1 और मीटर -1 होंगे। तो इस तरीके से जो है इसके साथ संबंध जो है E इक्वल टू एच न्यू, तो एच न्यू बार सी, तो सी होता है। तो स्पेक्ट्रम जो हमने इनके विभिन्न एरियाज जो है उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे हम। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं स्पेक्ट्रम जो है हमें अलग अलग तरह के प्राप्त होंगे। एक तो होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम, दो तरह के हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं। इसमें भी एक स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम, और अवशोषण स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार का है, सतत स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से असतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर भी असतत स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है वो भी रेखीय और बैंड स्पेक्ट्रम में हम डिवाइड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये जो बैंड स्पेक्ट्रम है, इसके हमें 3 स्पेक्ट्रम, घूर्णन और सूक्ष्म तरंग, कंपन घूर्णन या अवरक्त, और इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य विकिरण हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पर हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम दो तरह के हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहला है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, यानी कि किसी भी पदार्थ को जब ऊर्जा दी जाती है या उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यहाँ पर जब उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में किसी भी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है या उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, तो ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में आ जाते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रा में दूसरी तरह का स्पेक्ट्रा है अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा में किसी भी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है, तो विकिरण पदार्थ के अणु या परमाणुओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते हैं जिन्हें डिटेक्टर द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है जहां इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब है सतत स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम फिर दो भागों में विभक्त है, सतत स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम, और ये भी सतत स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम। तो सतत स्पेक्ट्रम के बारे में दोनों में के लिए ही कि जब उस स्पेक्ट्रम को हम सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं जो लगातार होता है, इसमें कोई सीमा विभाजन नहीं होता।
दृश्य दृश्य प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह इस प्रकार का सतत स्पेक्ट्रम होता है। और इस स्पेक्ट्रम में सातों रंग यानी विबग्योर जो है एक दूसरे से इस प्रकार से वितरित होते हैं कि उनमें यह जानना संभव नहीं होता कि कहाँ से नीला रंग समाप्त हुआ है और कहाँ लाल रंग शुरू हुआ है, और कहाँ नारंगी रंग समाप्त हुआ है और लाल रंग शुरू हुआ है। फिर है रेखीय या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। दोनों में ही रेखीय और बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त, दोनों में ही स्पेक्ट्रमों में जो है दूसरा है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं जो खंडों में विभक्त होता है। इन खंडों के आकार के हिसाब से असतत स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं। दोनों में ही असतत स्पेक्ट्रा बन रहा है जो कि रेखीय और बैंड, ये भी रेखीय और बैंड, असतत स्पेक्ट्रम रेखीय और बैंड के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर रेखीय स्पेक्ट्रम, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंगदैर्ध्य व तरंग संख्या से संबंधित कई रेखाएं प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम गैस तथा वाष्प अवस्था में पदार्थों के परमाणुओं द्वारा संबद्ध होते हैं। अतः इन्हें हम रेखीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होती हैं और प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। रेखीय स्पेक्ट्रम यदि उत्सर्जन प्रकार का हो तो काली सतह पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, और यदि अवशोषण प्रकार का हो तो चमकीली सतह पर काली रेखाएं दिखाई देती हैं। अब दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। दोनों में ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, दोनों में ही बैंड स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। तो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम पट्टियों के एक समूह के रूप में होता है, और यह स्पेक्ट्रम पदार्थ के द्रव अथवा विलयन अवस्था से प्राप्त होता है जिनमें पदार्थ आणविक अवस्था में होते हैं। इस कारण इन्हें आणविक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। अब है बैंड या आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। अणुओं द्वारा ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन से आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। अणुओं के घूर्णन, कंपन अथवा उनके आणविक कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से के कारण अणु ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिससे आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। और विभिन्न ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से अणुओं में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम संपन्न होते हैं। और इस आधार पर आणविक स्पेक्ट्रा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: घूर्णन या सूक्ष्म तरंग, कंपन घूर्णन या अवरक्त, इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य रीजन। तो यहाँ पर सबसे पहला रोटेशनल या माइक्रोवेव्स। निम्न ऊर्जा व उच्च तरंगदैर्ध्य वाले सुदूर अवरक्त अथवा सूक्ष्म तरंगों के अवशोषण से अणुओं के में घूर्णन संपन्न होते हैं, और इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। फिर एक कंपन घूर्णन या अवरक्त किरण। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अवरक्त क्षेत्र के कुछ उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में घूर्णन के साथ साथ कंपन भी पैदा होते हैं, अतः इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं या अवरक्त स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम। यहाँ पर
जब पदार्थों में से अवरक्त से भी उच्च ऊर्जा वाले दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों को गुजारा जाता है, तो उच्च ऊर्जा के अवशोषण से अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होते हैं। अतः इनसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अथवा स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है, इसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, कंपन, घूर्णन या अवरक्त स्पेक्ट्रम और घूर्णन या सूक्ष्म तरंग जो है, इस प्रकार से हमें कई तरह के स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होते हैं। तो रसायन विज्ञान में यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए कई विधियां काम में ली जाती हैं। जैसे कई भौतिक और विश्लेषणात्मक विधियां काम में ली जाती हैं। भौतिक विधियों में जैसे पृष्ठ तनाव, श्यानता, अपवर्तनांक, द्विध्रुव आघूर्ण आदि को जो है उल्लेख किया जा सकता है, जिससे अणु की ज्यामिति और बंध कोणों का ज्ञान होता है। अब रासायनिक विधियों में रासायनिक यौगिकों की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, ऑक्सीकरण, अपचयन तथा वृहद अणुओं के लिए ऑक्सीकरण युक्त इससे ऑक्सीजन युक्त निम्नीकरण आदि विधियां शामिल हैं। यानी कि रासायनिक विधियों में यौगिकों की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, ऑक्सीकरण, अपचयन तथा वृहद अणुओं के लिए ऑक्सीकरण युक्त ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, निम्नीकरण आदि की विधियां सम्मिलित हैं, जिनमें छोटे अणुओं और बृहद अणुओं को तोड़कर उनके छोटे खंडों का रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। वर्तमान में स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज्ञान से रसायन जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और यहाँ इसकी सहायता से अणुओं की संरचना को ज्ञात करना संभव हो सका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अणुओं के संदर्भ में इसकी बात की जा रही है। तो अणु भले ही बड़े क्यों न हो, परंतु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें किसी सूक्ष्मदर्शी से भी देख पाना संभव नहीं होता। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक है जिससे इन अणुओं की संरचना के बारे में इतनी शीघ्र और इतनी ठोस जानकारी मिल जाती है। और विभिन्न कोणों से खींची गई अणुओं की तस्वीर ही हमारे सामने, ऐसा लगता है कि तस्वीर ही हमारे सामने आ गई हो। तो यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियां पुरानी विधियों से अधिक श्रेष्ठ होती हैं। ये प्रयोग अत्यंत शीघ्रता से संपन्न होते हैं। ये अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उपयुक्त विलायक के अतिरिक्त किसी अन्य विलायक की आवश्यकता नहीं पड़ती। पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके आंकड़े अत्यंत विश्वसनीय होते हैं और यह स्थायी रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त होते हैं। तो किसी भी यौगिक के एक अणु में कुछ परमाणु होते हैं जो परस्पर बंधों द्वारा बंधे रहते हैं, और इन अणुओं को यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण के पथ में रखा जाए तो वे उन किरणों को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है या उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। तो और अवशोषण विकिरण के उत्सर्जन से अणु पुनः अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। तो अणुओं में संरचना की भिन्नता से उसके द्वारा अवशोषित विकिरणों ग्राफ को आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इन विकिरणों की तीव्रता एवं तरंगदैर्ध्य के मध्य के संबंध विश्लेषण से ही मध्य संबंध या ग्राफ को आणविक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और इन आणविक स्पेक्ट्रा के विश्लेषण से ही हम अणुओं की संरचना के बारे में निष्कर्ष निकाल पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।